लोगों को ये स्टेटमेंट लिखने के बाद में उसके नीचे कुछ इसका डेरिवेशन भी करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेशन क्या होता है, इसका डेरिवेशन क्या होता है, जो f होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, तो ये चेंज इन मोमेंटम है। जब भी कभी चेंज आता है तो डेल्टा का निशान लगाते हैं, इस ट्राइंगल के निशान को डेल्टा का निशान बोलते हैं। तो डेल्टा p अपॉन टी आएगा, ठीक है। तो डेल्टा p अपॉन टी आ जाएगा। p का मतलब होता है मोमेंटम, मोमेंटम जो होता है संवेग, मोमेंटम का मतलब होता है संवेग। इसका क्या मतलब होता है कि ये उसके मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो p इक्वल टू हमेशा mv होता है, ठीक है। p इक्वल टू हमेशा mv होता है। तो f विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, देखो ये एक तरह का देखो डेल्टा p है। तो इसको अपन देखो, ये क्या हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, मोमेंटम में लगातार चेंज हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये mv माइनस mu है, ये mv माइनस mu है। और अपॉन में तो ये t चल ही रहा है, क्योंकि मोमेंटम का मतलब मास इंटू वेलोसिटी होता है। ये चेंज इन मोमेंटम है, मतलब कि बाद की वेलोसिटी v हो जाएगी, और इससे पहले जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u थी। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो इससे पहले आप लोगों को ये मोशन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके उसमें आएगा कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। v और u का मतलब आपको मोशन चैप्टर से ही क्लियर हो सकता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को मोशन चैप्टर आता है। क्या हो जाएगा, डेल्टा p का मतलब mv माइनस mu, और अपॉन में तो t एज इट इज चल ही रहा है। तो f जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मैं m को कॉमन ले सकता हूँ। तो m जैसे ही कॉमन लूंगा तो ये v माइनस u अपॉन टी बन जाएगा, ये v माइनस u अपॉन टी बन जाएगा। और मोशन चैप्टर में अपन ने पढ़ रखा है, मोशन चैप्टर में अपन ने पढ़ रखा है कि a इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी होता है, a इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी होता है। तो क्या हो जाएगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और v माइनस u अपॉन टी की जगह पर मैं a लिख सकता हूँ, मैं a लिख सकता हूँ। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा। तो जब जैसे ही अपन ये प्रोपोर्शन का निशान हटाते हैं तो इक्वल टू में कांस्टेंट आ जाता है, तो f इक्वल टू k ma बन जाएगा। न्यूटन ने क्या किया था, k की वैल्यू को 1 रखा था, तो f इक्वल टू ma का फॉर्मूला बन जाएगा। जब भी कभी आपको सेकंड लॉ पूछा जाए तो आपको ये स्टेटमेंट भी लिखना है और आपको ये पूरी डेरिवेशन भी करनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा लॉ क्या है, ठीक है। थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ देखिए, अपने डेली लाइफ में अपन इस चीज का एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। देखिए, जब आप चलते हैं तो आपका एक पैर आगे होता है और एक पैर आपका पीछे होता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो क्या होगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप क्या करेंगे, जो पैर आगे है उससे आप फोर्स लगाएंगे जमीन के ऊपर। अगर आप खड़े हैं तो आप ये काम करके देख लीजिए कि आपका जो पैर आगे है, आप जब तक उससे फोर्स नहीं लगाएंगे, पीछे की तरफ अगर आप जोर नहीं देंगे, तब तक आपका पीछे वाला पैर आगे नहीं जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है कि ये जो पैर आगे है, इससे मैं क्या कर रहा हूं कि इस बोर्ड को धकेल रहा हूं, मतलब कि इस बोर्ड को मैं पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं। तो क्या होगा कि ये सीधा ये अंगुली आगे चली जाएगी, और फिर क्या करूंगा कि जैसे ही मैं इस आगे वाली अंगुली से इस बोर्ड को धक्का दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पीछे वाली अंगुली फ्री हो जाएगी और आप आगे की तरफ चले जाओगे। मतलब कि अगर आपको आगे जाना है तो आपको पीछे की तरफ फोर्स लगाना पड़ता है। अगर आप लोगों ने कभी लॉन्ग जंप या अगर कभी आपने ये सब चीज खेली होगी तो आपको पता होगा कि जब भी कभी अपन जंप लेते हैं तो हमें पीछे की तरफ फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है।
या फिर अगर आप एक और एग्जांपल ले लीजिए कि अगर कोई बंदा कोई नाव पे खड़ा है, अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है और अगर इसको यहाँ पे जंप लेना है, अगर इसको यहाँ से जंप लेना है तो ये क्या करेगा, अपने पैर से इस नाव को पीछे की तरफ धकेलेगा। जब तक ये बंदा इस नाव को पीछे की तरफ धकेल नहीं देता तब तक ये कभी भी आगे जंप नहीं ले सकता। और कभी कभी आप लोगों ने पाइप का भी देखा होगा, ठीक है, पाइप का देखा होगा, जो पाइप होता है, अगर आप इससे अगर पानी आ रहा है, अगर आप इसको दीवार के ऊपर मारोगे तो क्या होगा कि इस पानी ने दीवार के ऊपर फोर्स लगाया, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो पाइप होगा ये पीछे की तरफ चला जाएगा। ये जो पाइप होता है ये पाइप पीछे की तरफ चला जाएगा। पानी जैसे ही आगे दीवार के ऊपर फोर्स लगाएगा ये पाइप जो होगा पीछे चला जाएगा। तो न्यूटन ने जो तीसरा लॉ दिया था उसने ये कहा था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब कि कोई भी एक्शन अगर होता है तो उसका इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होगा ही होगा। अगर आपको आगे जाना है, जिस फोर्स से अगर आपको आगे जाना है तो आपको इसके ऑपोजिट में उतना का उतना फोर्स लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको उतना का उतना फोर्स पीछे की तरफ लगाना ही पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकते हो। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। एवरी एक्शन has equal and opposite reaction। मान लीजिए कि अगर कोई बॉल है A और अगर कोई बॉल है B, ये बॉल यहां पे चल रही है। अगर ये बॉल यहाँ पे चल रही है, चलते चलते मान लीजिए कि ये इससे टकरा गई, ठीक है, ये इससे टकरा गई है, तो A ने B के ऊपर फोर्स लगाया, A ने B को धक्का दिया, A ने B को धक्का दिया, मतलब FAB हुआ, A ने B के ऊपर फोर्स लगाया है। अब क्या होगा, कभी आपने देखा होगा कि अपन कभी पानी के ऊपर जोर से अगर अपन कभी हाथ मारें तो अपने हाथ पे भी चोट लगती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने हाथ से जब आप पानी को मारोगे तो आपने पानी के ऊपर फोर्स लगाया है, तो उतना का उतना ही फोर्स पानी भी आपके ऊपर लगाएगा, तब आपको हाथ के ऊपर चोट लगेगी। तो क्या हो रहा है कि A ने B के ऊपर फोर्स लगाया। अब अगर ये अपन एग्जाम्पल इस पे देखें, वही अगर अपन पानी वाला एग्जाम्पल अगर अपन इस पे देखें तो A ने B के ऊपर फोर्स लगाया है, तो उतना का उतना फोर्स B भी A के ऊपर लगाएगा, मतलब कि इक्वल टू FBAB होगा। जितना फोर्स A B के ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स B भी A के ऊपर लगाएगा, लेकिन वो ऑपोजिट होगा, उल्टा फोर्स होगा। ठीक है, उल्टा फोर्स हो जाएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसके ऊपर एरो का निशान आता है। ये आपको क्लास 11th में मिलेगा कि इसके ऊपर एरो क्यों लगाते हैं। मतलब कि A ने B के ऊपर जितना फोर्स लगाया उतना का उतना ही फोर्स B भी A के ऊपर लगाएगा, लेकिन वो ऑपोजिट होगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस का निशान लगा हुआ है। तो ये हो चुके हैं न्यूटन के तीनों लॉ, न्यूटन के तीनों लॉ हो चुके हैं। अब अपन ये देखते हैं, ये तो देखिए न्यूटन के लॉ हो गए। अब जैसे इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं बहुत बार कि अगर कोई प्लेयर है, अगर उसको बॉल कैच करनी है तो वो क्या करता है, जैसे ही अगर बॉल आ रही है तो उसको कैच करने के बाद अपना हाथ पीछे लेके जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जैसे ही अगर कोई बॉल आ रही है तो उसको कैच करने के बाद में वो अपना हाथ पीछे लेके जा रहा है, तो वो ऐसा क्यों करता है और हाथ पीछे ले जाने का क्या फायदा होता है। तो देखते हैं यहाँ से। अपन लोगों ने देखा था अभी कि F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन T होता है, डेल्टा P अपॉन T होता है। मान लीजिए अगर बॉल यहाँ से आ रही है और अगर मैं अपना हाथ ऐसे लगाऊं तो क्या होगा कि बॉल जैसे ही मेरे हाथ पे टच होगी तो मुझे चोट लगेगी हाथों के ऊपर।
मुझे हाथों के ऊपर चोट लगी क्योंकि बॉल जो है वो बहुत ही फोर्स के साथ आ रही है, बॉल जो आ रही है वो बहुत ही फोर्स के साथ आ रही है। तो क्या होगा कि अगर मुझे उस चोट से बचना है तो मैं क्या करूंगा, अपना हाथ पीछे लेके जाऊंगा। हाथ को जब मैं पीछे लेके जाऊंगा तो मेरा टाइम जो होगा वो बढ़ेगा, बॉल को कैच करने का जो टाइम होगा वो बढ़ेगा। बॉल तो मेरे हाथ से यहाँ पे टच हो चुकी है, लेकिन टच होने के बावजूद भी मेरा हाथ पीछे लेके जा रहा हूँ, इस वजह से क्या होगा कि टाइम बढ़ेगा। कौन सा टाइम है ये कैच करने के बाद हाथ का यहाँ तक आने का टाइम है, तो ये टाइम बढ़ेगा। तो जैसे ये टाइम बढ़ेगा तो ये फोर्स जो होगा कम होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि F जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T होता है। मतलब कि जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, जैसे ही टाइम बढ़ेगा फोर्स कम हो जाएगा। तो इसी लॉ के हिसाब से कोई भी प्लेयर अगर बॉल को कैच करता है तो वो हमेशा अपना हाथ पीछे की तरफ खींचता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई अगर कराटे कोई प्लेयर वगैरह अगर है, ठीक है, जो कोई जूडो कराटे वगैरह करता है, तो वो क्या करता है, 1 सेकंड में ही काफी सारे टाइल्स तोड़ देता है। वो 1 सेकंड में ही काफी सारे टाइल्स तोड़ देता है, मतलब अगर एक बार वो अपना हाथ घुमाता है तो जो टाइल्स होती है वो टूट जाती है। तो ये वो मतलब उसमें एग्जाम में पूछता है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए वो क्या कर रहा है, अपना हाथ चला रहा है, उसका जो हाथ है वो जैसे ही उस ईंट या उन टाइल से टकराया, तो जो टकराने का जो टाइम पीरियड है, टकराने का जो टाइम पीरियड है, टकराने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम है, टकराने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम है। तो जैसे ही टाइम पीरियड कम हो जाएगा तो उसका फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब जैसे ही टाइम पीरियड कम हुआ, अगर वो कराटे वाला जो बंदा है वो अगर टाइल्स को मार रहा है और उसने जैसे ही टाइल्स को हाथ टच किया, तो टच करने का जो टाइम है वो बहुत ही कम है। तो जितना ज्यादा टाइम पीरियड कम होगा फोर्स उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और अगर ये कम होगा तो ये हमेशा बढ़ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया देखो सेकंड लॉ के हिसाब से, सेकंड जो लॉ है उसके ऊपर जो क्वेश्चन हो गया। थर्ड लॉ के ऊपर देखिए क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। थर्ड लॉ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई शूटर है, अगर वो गन से गोली चला रहा है, अगर वो राइफल का इस्तेमाल कर रहा है, तो जो उसकी गन से गोली निकलेगी, तो गोली निकलते वक्त क्या होगा, उसकी जो राइफल होती है, उसकी जो पिस्टल है वो क्या होगी, वो पीछे की तरफ जाती है। ठीक है, तो उसकी जो पिस्टल है वो पीछे की तरफ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए ये गोली आगे गई है, तो ये गोली आगे तभी जाएगी जब इस गन के ऊपर पीछे की साइड में फोर्स लगेगा, क्योंकि एवरी एक्शन है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। गोली आगे जा रही है तो इसका जो रिएक्शन होगा वो पीछे की साइड होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और कई बार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कोई फायरमैन है जो आग बुझाने के लिए गए हैं, और अगर वो पाइप से अगर मतलब उस पर अगर पानी वगैरह छिड़क रहे हैं, अगर आग बुझा रहे हैं, तो उनको बहुत ही उसको टाइटली होल्ड करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों करना पड़ता है, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो पानी यहाँ बहुत ही ज्यादा आगे फोर्स से जा रहा है, पानी जो है वो बहुत फोर्स से आगे जा रहा है, तो उनका जो पाइप होगा वो भी फोर्सफुली एकदम पीछे चला जाएगा, तो उसको टाइट पकड़ के रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। और फर्स्ट लॉ के ऊपर देखिए बहुत बार क्वेश्चन आता है। फर्स्ट लॉ जो है वही गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, गैलीलियो का भी एक लॉ है, वो भी फर्स्ट जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वही गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया है। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आता है कि अगर आप एक चलती हुई बस में खड़े हो और अचानक से अगर बस रुकी तो आप आगे की तरफ जाके गिरोगे। जैसे ही बस रुकेगी तो आप आगे की तरफ जाकर गिरोगे। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए बस चल रही है, आप बस के अंदर खड़े हैं, आपकी भी टेंडेंसी आगे चलने की है,
बस की भी टेंडेंसी आगे चलने की है। जैसे ही बस रुकी तो बस तो उधर ही रुक चुकी है, लेकिन आपकी तो टेंडेंसी आगे चलने की है। आपकी जो टेंडेंसी है वो तो अभी भी आगे चलने की है। अगर आप बस में खड़े हो, अगर आप बस में खड़े हो, बस अगर इधर चल रही है तो आप भी इधर चल रहे हो। जैसे ही बस यहाँ पे स्टॉप हो चुकी है तो आपकी तो टेंडेंसी अभी भी आगे चलने की है, तो आप क्या करोगे, आप आगे जाकर के गिरोगे। ठीक है। और कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बस अगर अपनी जगह पे ही खड़ी है और अगर उसने जैसे ही चलना स्टार्ट किया तो आप पीछे की तरफ हो जाते हो, क्योंकि बस अपनी जगह पे रुकी हुई है, आप भी अपनी जगह पे रुके हुए हो, आप दोनों की टेंडेंसी सेम है। जैसे ही बस ने चलना स्टार्ट किया तो आपकी तो टेंडेंसी अभी भी रेस्ट पर थी, लेकिन बस आगे निकल गई। इस वजह से क्या होगा, आपको पीछे की तरफ एक जर्क लगेगा, और ये जर्क थोड़ी सी देर के लिए होता है। ठीक है, फिर नॉर्मल आपकी टेंडेंसी चेंज हो जाती है उस हिसाब से। तो ये फर्स्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। आपको अगली जिस भी टॉपिक की वीडियो चाहिए आप हमें बताइए।